Welcome back, guys. We are going to start our next lecture video, chapter 2, solution and colligative properties. In last video we have discussed about the Henry's laws, and in this video we are going to discuss Raoult's laws. This is Ryan Khan. Let's begin. So in Henry's laws, we have discussed about the solubility of gases in liquids, right? Gases in liquid solvents. Liquid solvents. In Raoult's laws, we are going to discuss solubility of liquid in liquid, right? Liquid in liquid. So gases, solubility of gases in liquids is being discussed by Raoult's law or Henry's law, and the solubility of liquids in liquids is being discussed by Raoult's law. Raoult law. Okay. So who is Raoult? So Francois Martin Raoult, he is a French chemist, as written. And what is his laws? So Raoult law, which states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction. कुछ या बहुत हद तक ये हेनरी लॉ की तरह ही साउंड करता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। हेनरी लॉ ने भी यही कहा था, और फिर के एच एक्स कर दिया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के। बट यहाँ पर क्या है कि थिंग्स आर समहाउ लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि हमने गैसेस ली थी और हमारा जो गैस थी वो ऑलरेडी गैसेस थी, और फिर हमारा वेपर प्रेशर जो हुआ था वो सॉल्वेंट की वजह से आ रहा था, राइट, सॉल्यूशन का, और उसमें गैस का भी रोल था। यहाँ पर क्या है कि हमने कंटेनर में इस बार दोनों ही लिक्विड लिए हैं, राइट, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2। इसको क्लोज कर दो। दोनों ही हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब होगा ये वेपर बना लेंगे। ठीक है, जैसे वाटर आपका क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में होता है ना, उसको रखो, उसके कुछ वेपर क्या होंगे, वेपराइज होंगे, और ये जो खाली स्पेस होगा आपका कंटेनर का उसको फिल कर देंगे। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना, और यही जब इसके मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो अब आपने दो लिक्विड्स लिए हैं, राइट, टू लिक्विड्स आते हैं, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। अब होगा क्या है कि अब ये दोनों ही के वेपर, यानी कि लिक्विड 1 का प्लस लिक्विड 2 का आपका वेपर फॉर्म में आएगा, राइट। तो सॉल्यूशन का जो होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों की वजह से हो रहा होगा। तो जो हमारा P1 की अगर हम बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, x1 के, राइट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि जो P1 है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट के, यानी कि ये x1 के, ठीक है, टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब P1 हमारा क्या है कि जो इस फॉर्म में आ गया, यानी कि वेपर फॉर्म में आ गया, एक P1 आया और एक P2 आया, यानी कि P1 का मतलब क्या है, जो P1 लिक्विड था वो वेपराइज हुआ, उसका वेपर बना, P2 लिक्विड था वो वेपराइज हुआ, उसका वेपर बना। तो P1 का जो वेपर फॉर्म में आया वो P1, ठीक है, P1 का मॉलिक्यूल जो वेपर फॉर्म में आया उसने P1 यानी पार्शियल वेपर उसकी वजह से आया, और P2 लिक्विड जो होगा इससे मिला हुआ, उसका जो वेपर बनेगा वो होगा हमारा P2, राइट। तो जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके x1 के। x1 क्या है, इसका खुद का मोल फ्रैक्शन है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। अब ये एक नया टर्म है, P1 नॉट क्या है, देखो, अगर हम एक कंटेनर में, ठीक है, सपोज हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्वेंट लिया, जैसे वाटर ले लिया हमने, सिर्फ और सिर्फ वाटर लिया, तो अगर हम इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट लेते हैं वाटर, ठीक है, जिसको हम 1 से डिफाइन करते हैं, जो वाटर है हमने उसको सिंपल वन कर दिया, तो यहाँ पर जो वेपर होंगे, यानी कि जो वेपर में वेपराइज होकर जो मॉलिक्यूल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, वाटर के होंगे, यानी कि यहाँ पर प्योर वेपर होंगे, राइट। जो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट वाटर का ही होगा, क्योंकि एक ही है, ठीक है, इसमें कोई मिक्सिंग तो हुई नहीं है। अगर हम सोल्यूशन लेते हैं तो इसमें P1 और 2 क्या है, ठीक है, इसमें 1 और 2 दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे जो वेपर बनना सिर्फ 1 का बनेगा। इस केस में क्या होंगे, 1 और 2 दोनों के बनेंगे वेपर। तो जो आपका P1 नॉट है, P नॉट जो है वो किसका होता है, प्योर कंपोनेंट का होता है, यानी कि इसमें कंटेनर में सिर्फ सिर्फ क्या है, आपका वाटर है, और यहाँ पर इसका वाटर का वेपर है। तो ये जो वाटर वेपर है इसको हम P नॉट बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का। और अगर हम वाटर में, यानी कि सॉल्वेंट 1 में सॉल्वेंट 2 मिला देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर हो जाता है, क्योंकि अब क्या है, 1 के साथ साथ 2 का भी वेपर आ गया, तो ये दोनों लगा रहे हैं, तो अब दोनों क्या आ जाता बढ़ जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, राइट।
तो आई थिंक यू आर नो पॉइंट इज क्लियर व्हाट इज P1 नॉट एंड X1, राइट। सेम वे अब हमने सोल्यूशन में क्या दो लिए हैं, 1+2, दो लिक्विड्स लिए, दोनों के वेपर बने 1+2 सोल्यूशन फॉर्म में। तो सोल्यूशन फॉर्म में क्या बना, P1 और P2 बना, और जो P1 होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1 के, P2 होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2 के, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह जो P0 है, जो P0 है आपका वो क्या है, व्हाट इज़ P0, P0 आपके प्योर कंपोनेंट का है, यानी कि सिर्फ क्या है, वो प्योर है, प्योर प्रेशर है। अब जैसे आपने हेनरी लॉ पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हेनरी लॉ में भी डाल्टन्स ने साइमल्टेनियस स्टडीज़ की थी, और जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन आया था मोल फ्रैक्शन का, वो डाल्टन ने ही किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स. Now in this lecture again one more Dalton's law, and you must write down this law in your copy. Maybe board exams they were going to ask you what is Dalton's law of partial pressure. पहले हम Dalton's law of partial pressure को जानते हैं क्या. Dalton's law of partial pressure बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है. इन्होंने क्या बताया है कि जैसे अगर हम एक कंटेनर में सपोज हमने 5 लिक्विड ले लिए A B C D E, ठीक है, पाँचों के पाँचों को ले लिए, और पाँचों के पाँचों वोलेटाइल है, मतलब क्या, ये सब के सब वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है. तो ये सब वेपर फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. ए का भी वेपर में आया, बी का भी आया, सी का भी आया, डी का भी आया, ई का भी आया. तो ये वेपर में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वोलेटाइल तो पूरा का पूरा आ जा रहा है, ठीक है. वोलेटाइल का मतलब ये वेपर और लिक्विड फॉर्म में दोनों में तब तक वेपर में जाएगा तब तक कि ये इक्विलिब्रियम में अटेन ना कर ले, राइट. तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हाँ एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इससे कोई भी लिक्विड है, जैसे वाटर है, आपने यहाँ पर ढक दिया, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपर फॉर्म में जाएंगे, तो पूरा का पूरा वाटर वेपराइज नहीं हो जाएगा, राइट. यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड और वेपर फॉर्म में क्या होगी, एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी. इसका क्या मतलब होगा, इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा लिक्विड और वेपर फॉर्म का, लिक्विड और वेपर फॉर्म का, उसके बाद क्या होगा कि जितना भी लिक्विड वेपराइज हो रहा होगा ना, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड वेपराइज होगा, उतना ही वेपर क्या होगा, लिक्विड में कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया होगा, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी. मतलब कि अगर आप कंटेनर में वाटर लेते हो तो उसका कुछ पार्ट वेपराइज होगा, उसके बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगी. अब जितना वो वेपर में जा रहा होगा उतना ही वो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होकर वापस भी आ रहा होगा. तो जो वेपर में जा रहा होगा मॉलिक्यूल, वो सर्फेस से निकल के जा रहा होगा, और जो सर्फेस से मॉलिक्यूल टकराता होगा वो क्या होगा, लिक्विड के पार्ट में कंडेंस भी हो जाता होगा, ठीक है. तो एक इक्विलिब्रियम आ जाती है इनके बीच में. इसी तरह अगर आप 5 लिक्विड आपने लिए, ठीक है, ए बी सी डी ई, तो ये भी क्या होंगे, वेपर के फॉर्म में जाएंगे मॉलिक्यूल सबके. उसके बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाएगी, उसके बाद फर्दर ये नहीं जाएंगे, जितने जा रहे होंगे उतने वापस, क्योंकि जितना इवेपोरेट होगा उतना कंडेंस होकर वापस सोल्यूशन में आ जा रहे होंगे. अब जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होंगे, सबके वेपर फॉर्म होंगे ए बी सी डी की, यानी कि पी ए पी बी पी सी पी डी पी. अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये बताओ कि टोटल वेपर प्रेशर कितना है, तो आप कैसे बताओगे, तो इसी टोटल वेपर प्रेशर को क्या करो, आप जोड़ दो, यानी कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस पी ई, ठीक है. तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन्हीं पाँचों का सम होगा, ठीक है, वही आपका हो जाएगा पी टोटल. और इसी चीज़ को बताया था डाल्टन्स ने, ठीक है. तो अब देख लेते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the components of the solution and is given by P total, that is P1 plus P2. सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं. अब जो हमने P1 हमारा क्या था, P1 हमने पहले भी देखा था, जो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो हमने लगाया था, तो हमें पता चला तो P1 होता है वो आपका X1 P1 नॉट, और P2 होता है X2 P2 नॉट. और हमें ये पता है कि अगर दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सोल्यूशन के, तो उसमें जो मोल फ्रैक्शन होता है दोनों का X1 X2 वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, दैट इज यूनिटी के बराबर होता है. तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 यूनिटी बराबर होता है. ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी लिखवाया था. तो x1 को हम अगर रीराइट करना चाहें तो 1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है. इस x2 को उठा के इधर ले आओ, तो ये प्लस का साइन किस में हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 हो जाएगा, राइट. तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है. तो जो x1 था, यहाँ पे जो x1 था उसको क्या लिखा है, 1 माइनस x2. अब 1 माइनस x2 जो P1 होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P1 नॉट माइनस x2 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट. तो अब आप इस टर्म को, यानी कि इस वाले टर्म को जब रीराइट करोगे तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा आपका P1 नॉट प्लस, हमने क्या किया है कि ये x2 और ये वाला x2 कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या बचेगा, अंडर ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है. तो ये अलग टर्म हमें मिलेगा. P1 नॉट x2 माइनस के साथ है प्लस x2
P2 नॉट, ओहो अगेन डिस्टर्ब कर रहा है ये, हाँ P1 नॉट x2 P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस x2 P1 नॉट P2, राइट। अब P1 x2 कॉमन ले लेंगे तो हमें ब्रैकेट में क्या बनेगा, माइनस P1 नॉट प्लस P2 नॉट। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट, उसको बस हमने क्या किया है, बस रीअरेंज किया इक्वेशन को। तो ओवरऑल जो इक्वेशन हमारा होगा, जो निकल के आएगा वो कुछ ये होगा, राइट। P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। अब इससे रिलेटेड इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो एक ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ x2, राइट। किसी एक पे जो भी टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसी एक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो हमें इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पे कुछ चीज़ और देखते हैं, ये जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर वो तो सोल्यूशन है, वो लिनियरली वेरीज करेगा मोल फ्रैक्शन तो कंपोनेंट 2 के, इसको भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, जो ये 3 पॉइंट थे, तो उसका पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया ना कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन में कैन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, तो हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, जो टोटल है वो x2 के दिख ही रहा है, लेकिन बाकी सब तो वेपर प्रेशर वो तो सोल्यूशन के पार्ट है। सेकंड पॉइंट कहता है कि वो लिनियरली वेरी करेगा कंपोनेंट 2 के, तो कंपोनेंट 2 के वो लिनियरली वेरी करेगा, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, अगर हम एक कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ हमारा वाटर लेते हैं, राइट, अगर हमने सिर्फ वाटर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का होगा, ठीक है ना, और तो किसी का होगा नहीं क्योंकि ये प्योर होगा। नेक्स्ट, अच्छा, तो अब यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे मिक्स एक ग्राफ को जो प्लॉट किया है वो कुछ ऐसे प्लॉट किया है। यहाँ पर हमारा जो वाई एक्सिस है इस पर हमने लिया है वेपर प्रेशर, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने लिया है मोल फ्रैक्शन, राइट। अब इस ग्राफ को पहले देखो ध्यान से, तो इसमें यहाँ पर लिखा है x1, राइट, तो यहाँ पर x1 तो है पर x2 यहाँ पर 0 है, तो अगर यहाँ पर x2 0 है तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। अब अगर हमारे कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वाटर है तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, सिर्फ उसी वाटर की वजह से होगा, राइट। अगर x1 हम मान लें कि मोल फ्रैक्शन वाटर है तो उसका सिर्फ वेपर प्रेशर वाटर की वजह से होगा, दूसरा पार्ट तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x1 है तो सिर्फ P1 है, क्योंकि x2 तो अभी 0 है। और जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, x2 हमारा बढ़ रहा है, राइट, x2 का पार्ट हमारा बढ़ रहा है। अगर x2 का पार्ट बढ़ रहा है, x2 का पार्ट 0 से 1 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना ज़्यादा सोल्यूशन होगा वाटर में उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही सेकंड लाइन भी हमारी कहती है कि वो लिनियरली वेरी करेगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो लिनियरली वेरी करेगा, वो हमें क्लियरली दिख रहा है। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा x1 है, जो हमारा x1 है वो भी हमारा क्या है, 1 से 0 जा रहा है, राइट। अगर हमारा x1 1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कम हो रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो उससे रिलेटेड वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो साफ साफ देखो, यहाँ से यहाँ जो P1 है वो क्या हो गया, यहाँ आके x1 भी 0 हो गया, और P1 जो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके क्या है, 0 हो जा रही है, ठीक। और जो P टोटल होगा वो इन दोनों के लाइन को जोड़ के हमें मिल जाएगा, P टोटल हमारा क्या होगा, P1 प्लस P2। तो ये सिंपल से एक ग्राफ है, इसमें ज़्यादा कुछ भी बहुत हेक्टिक वर्क नहीं है कि हमारा जो x2 है वो यहाँ पर 0 है, और क्यों इसीलिए हमारा वेपर प्रेशर भी क्या है, 0 है। और जैसे जैसे x2 बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी हमारा लिनियरली बढ़ेगा। अब यहाँ से x1 से x1 जाने, x1 से 1 से x1 0 जाने पर क्या है कि उसकी अमाउंट कम हो रहा है। अगर उसका अमाउंट कम हो रहा है तो वो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे ही x1 0 हुआ तो उसका वेपर प्रेशर भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ सिंपल है, ठीक है, ये आपका राउट्स लॉ की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद राउट्स लॉ के आपके ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया राउट्स लॉ का, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी में लिख करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब भी राउट्स लॉ आप डिफाइन करोगे तो ये जो प्लॉट है ना,
एग्ज़ाम में इसको आप ज़रूर बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, ये होना चाहिए। बाकी वो 3 पॉइंट आप लिखो ना लिखो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस प्लॉट को बना के यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स, राइट, कि इस प्लॉट में समझाया क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे जो लाइंस लिखी हैं मैंने बता दिया, इसका आपने समझ लिया कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। उसके बाद ये जो लाइंस लिखी है ना, इसको आप एक बार पढ़ लेना, और ये ऐसा नहीं कि एज इट इज़ पूरा छाप के आओ, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको बना के वहाँ पर लिख सकते हो, राइट। अब हमारा जो राउट्स लॉ था, तो हमने अभी पढ़ा राउट्स लॉ, उसके बाद डाल्टन्स का पार्शियल डिफरेंशियल बहुत ही इजी है कि जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सारे के सारे कंपोनेंट को ऐड कर दो, वो पी टोटल दे देगा। अब देखो जो राउट्स लॉ में क्या है कि राउट्स लॉ क्या कहता है कि जो सोल्यूशन फॉर्म होगा यहीं पे मोल फ्रैक्शन है वो निकाल रहा है x1, ठीक है, और वेपर फॉर्म में सिर्फ क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहा है। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो आपका गैस फॉर्म में यानी कि वेपर फॉर्म में है, और सोल्यूशन फॉर्म में आपका x1 है, मोल फ्रैक्शन है। पर आप सपोज़ करो, इमेजिन करो कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो वेपर प्रेशर है वो जो मोल फ्रैक्शन है ना, मुझे ये बताओ कि जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फॉर्म में कितना है, ठीक है। अभी तक जो राउट्स लॉ है वो आपको मोल फ्रैक्शन कहाँ निकाल रहा है, सोल्यूशन फॉर्म में निकाल रहा है, राइट। जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ पर है, पर अगर मैं मोल फ्रैक्शन आपको वेपर फॉर्म में पूछूँ, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन वेपर फॉर्म, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, या ये वेपर है, इसमें अगर मोल फ्रैक्शन में पूछूंगा तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि राउट्स लॉ आपको मोल फ्रैक्शन लिक्विड पार्ट में निकालता है, सॉल्यूशन पार्ट में, ठीक है, वेपर फॉर्म में निकाल नहीं बताता। वेपर फॉर्म के लिए आपको फिर से क्या है, डाल्टन मदद करेंगे। तो डाल्टन ने हमेशा मदद की है, हेनरी की मदद की, अब राउल्ट की मदद कर रहे हैं, और हमारा जो क्वेश्चन फंसा है कि भाई हमें पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ ए गैस इन ऑफ ए लिक्विड इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड इन कहाँ, वेपर में, ठीक है। जैसे सपोज आपने 2 लिक्विड लिए, एक वाटर ले लिया, एक अल्कोहल ले लिया, तो अब इनके दोनों के वेपर बनेंगे। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना है वो तो आप राउल्ट की मदद से निकाल लोगे, पर मोल फ्रैक्शन इनका वेपर फॉर्म में कितना है वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको कौन मदद कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, अगेन डाल्टन। तो आप डाल्टन हमारे फिर से क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बार बार आते हैं, पर फोकस जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो डाल्टन पे नहीं आएगा, वो हेनरी और राउल्ट पे आएगा। तो सिंपल से डाल्टन ने फिर नियम दिए, P1 जो राउल्ट में आप देखिए तो P1 सेम था, इक्वल टू Y1। जो Y1 है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ P1 इन सोल्यूशन फेज इनटू P टोटल, ठीक है। P टोटल कैसे निकालोगे, अगर वहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं P1 P2, तो P टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ये आपका P टोटल है। तो P टोटल आप जानते हो क्या आता है। उसके बाद अगर आपको सपोज 2 कंपोनेंट का सोल्यूशन है, उसमें यहाँ पर x1 x2 सोल्यूशन फॉर्म में इनका मोल फ्रैक्शन हो गया, और वेपर फॉर्म में इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, y1 y2, तो यही आ गया आपके y1 और y2। तो P टोटल आप पहले जानते हो, P1 P2 आप जानते हो, और ये y1 1 2 जान लो कि ये वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन के सिंबल्स हैं, राइट। तो इन जनरल इसका फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो कुछ ऐसे लिख लेंगे, Pi yi P टोटल। तो Pi yi क्या है, i की जगह 1 रखोगे तो ये P1 y1 P टोटल हो जाएगा, 1 की जगह 2 रखोगे तो P2 y2 P टोटल हो जाएगा, सिंपल से है। उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया है, इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ बोर्ड उठा के देगा आपको, ये आपके जो इंटेक्स्ट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो आपके इंटेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं वो एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन है इंटेक्स्ट सोल्यूशन का, ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। अब लास्ट एक यहाँ पे है कि भाई जो राउल्ट लॉ है वो क्या है, स्पेशल केस है। हेनरी लॉ कहाँ, तो ये एकदम सही बात है कि भाई हेनरी लॉ आपका क्या था, P इक्वल टू KHX था, वहाँ पे सिर्फ एक लिक्विड पार्ट था और एक आपका क्या था, गैस था। अब जो राउल्ट आया यहाँ पे दोनों आपके लिक्विड हो गए, कोई गैस नहीं है, दोनों लिक्विड है। तो दोनों लिक्विड के केस में उन्होंने क्या किया, P1 इक्वल टू P0 और X1। तो ये क्या है, बस एक स्पेशल केस है, इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी हैं, सेम फॉर्मूला है, तो ये एक स्पेशल केस माना जाता है। राउल्ट लॉ इज़ द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। और इस लाइन को देख लो, ये लाइन उन्होंने लिखी है कि राउल्ट लॉ हेनरी लॉ में क्या है कि इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो दोनों में सिमिलर हमें मिली थी कि ये P और X वाला जो रिलेशन है वो दोनों हमें सेम मिला था। तो इसको कॉपी में लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना शायद ही पूछे आपसे, बस आप जान लो इसको। तो अभी तक हमने 2 चीज़ों पर डिस्कस किया। पहला हमने जब हेनरी लॉ डिस्कस किया था तो हेनरी लॉ ने देखा कि हमने गैस को डिजोल्व करा किसमें, लिक्विड में। फिर हमारा राउल्ट आया, तो राउल्ट में हमने लिक्विड को ही डिजोल्व कराया किसमें, लिक्विड में।
अब हम एक चीज़ तीसरा, तो हमने अभी तक गैस को लिक्विड में डाला, सॉलिड लिक्विड को लिक्विड में डाला। अब हम क्या कर रहे हैं कि सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में। सॉलिड जैसे आपका सॉलिड जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, कैन शुगर, इस टाइप के सॉलिड को जब हम अपने लिक्विड पार्ट में डालते हैं तब क्या होता है। तो ये बहुत ही इजी चीज़ है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 कंटेनर आपको एसिड्स दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या है, लेट्स यहाँ पर क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में ये जो लेयर है ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वही क्या है आपके वेपर फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है आपस में कोलिजन करते हैं, और जो सरफेस पे कोलिजन इतना फास्ट होता है कि वो क्या है मॉलिक्यूल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है कि सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल हैं, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर जो वेपर फॉर्म में है वो भी क्या है प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही वेपर फॉर्म में है। अब आपने इसी प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है, इस प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या ऐड कर दिया, अपना एक सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे आपने NaCl ऐड कर दिया, या आपने ग्लूकोज ऐड कर दिया, ठीक है, कैन शुगर ऐड कर दिया, कोई भी एक। सपोज आपने NaCl इसमें ऐड कर दिया, तो NaCl ऐड करने पे क्या होगा, जब आप इसमें NaCl ऐड करोगे, ठीक है, तो अभी सरफेस पे क्या थे कि सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल थे, प्योर सॉल्वेंट के थे। जब आप इसमें ग्लूकोज ऐड कर दोगे और इसको चला दोगे अच्छे से, तो ग्लूकोज क्या होगा, वेल मिक्सड हो जाएगा पूरे में। ठीक है, जब ग्लूकोज में वेल मिक्सड हो जाएगा तो होगा क्या कि जो आपकी सरफेस होगी, अब सरफेस पे आपके जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसके मॉलिक्यूल भी होंगे, और जो ग्लूकोज होगा उसके मॉलिक्यूल भी, यानी कि जो सॉल्यूट है आपका, सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, NaCl है, इसके भी मॉलिक्यूल चले आएंगे। यानी कि जो ग्लूकोज होगा उसके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सरफेस पे ऑक्यूपाई करेंगे। जब वो सरफेस पे आके ऑक्यूपाई करेंगे, अब देखो जो मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं वो तो सॉल्वेंट के वेपराइज होंगे। अब जो आपने सॉल्यूट डाला है वो तो जब वेपराइज होगा नहीं, ग्लूकोज तो वेपराइज होने से रहा, NaCl तो वेपराइज होने से रहा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहा है। अब सरफेस पे क्या है कि यहाँ पर सरफेस पहले क्या है थी, ये पूरी की पूरी सरफेस क्या थी, फ्री थी, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे। अब क्या है कि सरफेस में बीच बीच में क्या हुआ है, सरफेस में बीच बीच में क्या है कि इसको ऑक्यूपाई कर लिया गया है। अब क्या है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था उसको सरफेस मिल ही नहीं रही है। ठीक है, अब पूरी जो उसको एक जो फ्री सरफेस थी वो उसको नहीं मिल रही है। तो जब उसको एक फ्री सरफेस नहीं मिलेगी तो नो डाउट कि भाई उसके पास जो पूरा का पूरा सरफेस था तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जा रहे थे। अब क्या है कि सरफेस उसके लिए कम हो गई। जब अपर सरफेस कम हो गई यानी कि एंट्री पॉइंट क्या है, लिमिटेड हो गया। जब एंट्री पॉइंट लिमिटेड हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेपर फॉर्म में जा रहे थे वो क्या होंगे, अब कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो जब हम एक सॉलिड को ऐड करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए क्लियरली, इसमें ज़्यादा कुछ खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत ही ईजी चीज़ थी, आपको खुद से ही पढ़ के समझ जाओगे। अब यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं जो उन्होंने दी है। लिक्विड सेट अंडर कंडीशन, liquids that at a given temperature vaporize and under equilibrium conditions exert pressure by the vapors of the liquid over the liquid phase is called evaporation। अच्छा, इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वही यही मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके सॉल्वेंट होंगे, ये एट ए गिवन टेम्परेचर पे वेपराइज होंगे, और यही जब आके यहाँ पे प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर बोलते हैं। वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है, तो इसको आप अगर ये डिफिनेशन आपको आती है तो छोड़ देना, नहीं आती है तो उसको लिख लेना। लिक्विड सेट है गिवन टेम्परेचर वेपराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वेपर्स ओवर द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब जो मैंने कहानी बताई है अभी तक, जो आपको थ्योरी मैंने बताई थी कि जब हम सॉलिड को डालते हैं अपने किसमें, लिक्विड में, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो वो पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ से यहाँ तक, इन ए प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, एक टर्म है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड मत करना, जैसे कैम्फर होता है वोलेटाइल होता है। अगर आपने वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया तो वो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा क्या होगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। ऐसे अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम नहीं,
कैम्फर। तो कैम्फर जैसे वोलेटाइल सॉल्यूट है वो डालोगे तो चला जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, यानी कि वो क्या है कि आपके वेपर फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो क्या होगा, सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा। सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा तो सरफेस कम हो जाएगी इसके लिए, सॉलिड मॉलिक्यूल के लिए। तो वो कम सॉलिड मॉलिक्यूल जाएंगे और हमें तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखो जब वो मॉलिक्यूल ही कम गए, ठीक है, यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, इस केस में ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है। यही मॉलिक्यूल क्या है, वेपर अप्लाई प्रेशर अप्लाई करेंगे सरफेस पे। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है तो कम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। राइट, इस पॉइंट को आप लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक थ्योरी में पूरा क्लियरली गिवन है। अब देखो जो आपका उसका नेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक नेचर होगा कि वो पोलर है, नॉन पोलर है,